वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में जो है आप लोगों ने देखा होगा, तो हमने न्यूमेरिकल्स करे थे कुछ क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस। और उससे पहली वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने व्हाट इज़ चार्ज और व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये सारी चीज़ें कर ली थी। तो अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। देन आज हम बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक की ओर, जो कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या था? देखो, अब जैसे हमें ये बात तो समझ में आ गई कि असल में क्या हो रहा है, हमारे पास चार्ज जो है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हमें पहले ही क्लियर हो गई कि अब चार्ज नाम की चीज़ अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ही आ जाती है, ठीक है, और इसके सामने भी अगर कोई दूसरी चार्ज वाली चीज़ रख देते हैं, तो ये बात तो क्लियर है कि अब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, और यही प्रॉपर्टी चार्ज होती है। ठीक है, अगर सेम अगर सेम चार्ज है, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, यानी कि ये इसको इधर फेंकेगा और ये इसको इधर फेंकेगा। सेम ऐसे ही अगर मेरे पास एक तरफ माइनस क्यू चार्ज और एक तरफ प्लस क्यू चार्ज, तो देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक और एक दोनों मिलकर एक दूसरे को करीब लेके आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि चलो, चार्ज से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि फोर्स लगना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अब किसी ने ये क्वेश्चन करा कि सर व्हाट इज़ द फोर्स, हाउ टू कैलकुलेट। तो हम ऐसे फोर्स को निकालेंगे कैसे? हमें ये तो पता है कि फोर्स लगेगा, लेकिन कितना लगेगा? तो इसका जवाब किसने दिया? आप कहोगे सर इसका जवाब दिया है किसने? कूलम्स ने। ठीक है, तो कूलम्स इज़ द साइंटिस्ट जिसने हमें मैथमेटिकली कैसे हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं ये बताया। तो कूलम्स ने क्या बोला कि इफ़ वी हैव अ पॉइंट चार्ज, सपोज करो हमारे पास अब चार्ज जो है वो कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है? मतलब जैसे आप बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स देखते हो, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा 11th में, तो वहाँ आपने देखा जो भी न्यूटन ने जो ग्रेविटी का जो लॉ दिया था वो पॉइंट मास के लिए दिया था। ठीक है, इट इज़ वैलिड फॉर पॉइंट मास, यानी कि वैसे तो प्लैनेट बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जब हम उसको बहुत दूरी से देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से, तो इट विल बी लाइक अ पॉइंट। तो सेम अगर मेरे पास चार्ज है कैसे, जो मेरे लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करें, एक पॉइंट की तरह, तो कूलम्स ने बोला कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, एंड एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, विच मीन्स अगर मेरे पास मान के चलो कि आप दो चार्ज हैं, ठीक है, एक चार्ज है ये Q1, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है, एक चार्ज है ये Q1 और सेम दूसरा प्लस का चार्ज है Q2, तो दोनों पे एक दूसरे पे फोर्स लगेगा, ये इसको इधर की तरफ रिपल्शन फोर्स लगा के भेजेगा और ये वाला इसे रिपल्शन फोर्स लगा के दूर भेजेगा। सपोज कर लिया दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर प्लस चार्ज होगा और एक तरफ माइनस होगा, तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्शन का होगा, तो वो ऐसे शो कर दिया। तो कूलम्स ने बोला कि जो भी इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो भी इनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की। क्लियर? विच मीन्स जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आप इसको चार्ज दोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके फोर्स बढ़ने के। सेम जितना कम डिस्टेंस रखोगे आप, आर की वैल्यू जितनी कम होगी उसके स्क्वायर के रूप में आपका फोर्स उतना ही कम होगा। आप अगर चार्ज को जितना पास पास लेके आओगे उतनी ही ज़्यादा एक दूसरे पे फोर्स लगाते दिखेंगे। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, एक चार्ज इधर गया एक चार्ज उधर, तो फोर्स भी इनके बीच हल्का हल्का कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसने चीज़ बोली। और जब हम दोनों को मिला के लिखते हैं, ठीक है, इसको और इसको जब मैं मिला के लिखूँगा तो हमारी इक्वेशन कुछ ही आएगी, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटी और एक नया कांस्टेंट आया K, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, K इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये K क्या है इसको हम देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग, ठीक है, द चार्जेस एंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या मतलब है इसका? देखो, इस K को हम बहुत नेक्स्ट वीडियो में बहुत परफेक्टली डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का मेन टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो अभी मैं इसको ही बता रहा हूँ, लेकिन K एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जो पूरी तरीके से नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो सेपरेट करिए चार्जेस को, ये आप ध्यान रखिए। सीरियस यूनिट में इस K की वैल्यू आप याद रखना 1 होती है, बट ऐसा ही यूनिट जो होती है K की, जो ऐसा ही सिस्टम के अंदर हम K को देखते हैं, तो ऐसा ही सिस्टम के अंदर K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? यहाँ पे
इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। आप यहाँ पे नोट भी कर लेना, इसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको ऐसे रीड करा जाता है एप्सिलॉन नॉट के रूप में। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये, जिसकी वैल्यू आपको फ्री स्पेस के लिए इतनी याद कर लेनी है। और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए, ठीक है, ध्यान रखना आप, एयर और वैक्यूम के लिए। क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसको हम बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। अभी आप इतना दिमाग में रखो कि आपका जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आया है वो आया है 1/4πε0, ठीक है, विच इज़ के Q1 Q2/r², जहाँ पे इसकी वैल्यू आप इतनी याद कर सकते हो और एप्सिलॉन नॉट इतनी होती है, ठीक है। अब रियल में क्या होता है ये एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कूलम ने हमें पॉइंट चार्ज के लिए ये एक फॉर्मूला उठा के दिया। अब नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग आएगी वो हेडिंग है आपकी, आप हेडिंग लगा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म कर देना, इसको लॉ मत करना, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। जो कूलम्स लॉ अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी हम इसको देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। डायग्राम मैं पहले से ही बना के यहाँ पे आया हूँ। तो सपोज करो कि मेरे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो अभी आपको पता चला पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे पे रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, तो एक फोर्स इधर लगेगा रिपल्शन और एक फोर्स लगेगा इधर। अब आपको एक चीज़ पता होगी, भाई फोर्स किस पे लग रहा है, आप कहोगे सर Q1 पे लग रहा है, लगा कौन रहा होगा फोर्स, Q2 इसको आएगा और आएगा यहाँ पे इसको धक्का दे देगा बाहर की तरफ, तो फोर्स लग रहा है 1 पे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/2 का मतलब होता है, अगर मैं इसको यहाँ शॉर्टली डिफाइन करूँ तो F12 इज इक्वल टू मतलब होगा, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, और F21 का मतलब होता है, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट। तो जो आपने पहले लिखा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, तो फोर्स उस पर लग रही होगी, और लगा कौन रहा होगा, जो साइड में सेकंड वाला आपने लिखा है तो सेकंड लगा रहा है। ऐसे F21 का मतलब फोर्स ऑन 2, और कौन लगा रहा होगा 1, तो ये इसको ऐसे रीड करा जाता है। तो इसलिए पहले पे फोर्स लग रही है, तो इसलिए F1 लगा कौन रहा है 2, तो F12 कर दिया। इधर आ जाओ, इधर देखो फोर्स लग किस पर, आप कहोगे सर फोर्स जो है हमारी वो 2 पे लग रही है, तो F2, लेकिन लगा कौन रहा है 1, तो 2 1 कर दिया। क्लियर। अब इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है वो हम लोगों ने r मान लिया, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है r। अब वेक्टर फॉर्म में अगर मैं डिस्टेंस को शो करता हूँ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे आपका जो भी ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज यहाँ से इनिशियली उठ के इधर जाने लग जाएगा, ठीक है, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। यानी कि जो आपका चार्ज ये है, अगर इस पर फोर्स लग रही होगी तो इधर से इधर भागेगा, तो इसकी जो पोजीशन अगर मैं लिखना चाहूँगा तो 1 से 2 लिखना चाहूँगा, बिकॉज इनिशियली किस पे था ये 1 पे, ठीक है, इस वाली पोजीशन पे, और धक्का लग के कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, विच मीन्स ये जा रहा है पोजीशन 2 पे। तो हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, F(r12). सेम ऐसे ही इस वाली पोजीशन को हम 2 1 लिख देंगे, बिकॉज 2 पे था और जाएगा कहाँ 1 पे। क्या ये बात आप सबके समझ में आ रही है, ठीक है। कैसे मैंने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर शो कर रहा हूँ, अब कैसे लिखेंगे वो देख लो थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ F12 की, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, तो आप लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा है 1/4πε0, जिसको हम K भी बोलते हैं, और जो भी चार्ज है तो Q1 Q2 और जो भी इनके बीच का डिस्टेंस है, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस जो है इनके बीच का वो है हमारे पास r, ठीक है, और हम मोड r का स्क्वायर बोल देंगे, बिकॉज मोड यानी कि मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग, और मैग्नीट्यूड इनके बीच का कितना है, आप कहोगे सर r, जो डिस्टेंस है वो रियल में r है। ये तो सिंपल हम लोगों ने जो लिखा है इसका वो स्केलर क्वांटिटी जैसे लिखते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड लिखा है, बट वेक्टर क्वांटिटी में इसके साथ डायरेक्शन भी शो करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो ये फोर्स 1 2 इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी नहीं आ रही, ये इधर की तरफ नहीं जा रहा है, और इस डायरेक्शन को सपोर्ट कौन कर रहा है, आप कहोगे सर ये वाली डायरेक्शन, विच मीन्स R21, भाई इसी फोर्स के कारण तो इधर भागता हुआ जा रहा है। तो डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स में याद होगा हम कैप लिखते हैं, तो क्या मैं लगा दूंगा यहाँ पे कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर अगर ध्यान है तो यूनिट वेक्टर लिखते हैं हम लोग, और 2 1 शो कर देंगे,
2 1 क्यों करा मैंने, क्योंकि यही इसको इधर की तरफ लेके जा रहा है, इस वाले फोर्स को, ठीक है। जैसे ही अब इसको थोड़ा सा ओपन करूँगा तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मोड आर स्क्वायर चल रहा है ये। और अगर आपको याद है तो कोई भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर था उसको हम कैसे लिखते थे, वेक्टर ऑफ वेक्टर फॉर्म में और अपॉन में उसका मोड, तो R21 मोड कर दिया मैंने। क्लियर ये चीज़ कैसे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, याद होगा आप लोगों को, मैं इधर नोट करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ए कैप जो होता है वो हमारा ए वेक्टर अपॉन में मोड ए होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th में। तो मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे ओपन करा है, ठीक है, कैप को वेक्टर और अपॉन में मोड की फॉर्म में ओपन कर दिया। अब जो इसका मोड होगा, एक चीज़ ध्यान से देख के बताओ, जो ये मोड है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, क्या वो इसी के बराबर नहीं है? आपको कि सर हाँ भाई, जो ये डिस्टेंस है वही तो डिस्टेंस ये भी है, तो इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ R21 का मैग्नीट्यूड जो है वो सिंपल किसके इक्वल है, इस वाले R के इक्वल है। तो जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन मोड में हो जाएगा R3, क्योंकि नीचे स्क्वायर और इस वाले की दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। और यहाँ पे हमारा वेक्टर चल रहा है 2 1, तो ये 2 1 वेक्टर हमें डायरेक्शन शो कर रहा है कि भाई डायरेक्शन क्या है इसकी, 2 से लेके 1 तक। तो ये हम लोगों ने इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से शो कर दिया। क्लियर कैसे शो करा हम लोगों ने, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये वाला शो करना है, यानी कि F21 को, F12 तो हो गया, तो F21 को भी हम सेम ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। F21 वेक्टर जो होगा हमारा वो 1/4πε0, और जो भी चार्ज है Q1 Q2 और जो भी इनके बीच का डिस्टेंस है, आप कहोगे सर मोड R² ही होगा डिस्टेंस, ठीक है, जो भी है डिस्टेंस तो भाई R ही है मोड। लेकिन इस बार हम यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, तो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो कौन सा फोर्स पोजीशन लेके जा रहा है, आप कहोगे सर इस बार 1 2 वाली पोजीशन है, तो ये हो जाएगा हमारा R⁻12। और फिर जब इसको भी आप ओपन करोगे तो ये भी आपका सेम इसी फॉर्म में निकल के आएगा। मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, मोड R² और ये आपका R12 वेक्टर अपॉन में मोड R12। अब इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड, क्या ये भी इस R के इक्वल तो होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल इक्वल है ये भी और ये भी, तो हम यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लिखेंगे और मल्टीप्लाई होके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में मोड R³ और वेक्टर हो गया 1 2, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आ गया F21। तो ये हमने वेक्टर फॉर्म में ऐसे शो करते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें ये आपका मैग्नीट्यूड है इतना पार्ट और ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि 1 से 2 की तरफ जा रही है ये चीज़, जो फोर्स लग रहा है ये। क्लियर। अब आपको एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पे कि भाई जो R12 वेक्टर है वो -R21 वेक्टर है। भाई अगर आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं, मैथमेटिकली और डायरेक्शन वाइज भी, इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम इसकी अपोजिट डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड में दोनों ही सेम है। तो मैं ये लाइन लिख सकता हूँ कि जो 1 2 होगा वो माइनस होगा 2 1 के अपोजिट डायरेक्शन के कारण। वेक्टर अगर अपोजिट होती है तो माइनस से शो कर देते हैं। तो क्या मैं F12 वेक्टर को -F21 वेक्टर नहीं बोल सकता? आप कहोगे सर यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे? अगर मैं इस इक्वेशन को देखो रिप्लेस करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा? आप कहोगे सर F21 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में मोड R का क्यूब, और 1 2 को हम -21 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो -21 जैसे मैं लिखूँगा माइनस बाहर आ जाएगा और ये आपका 2 1 इधर चला जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू जो है, ध्यान से देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आपको बराबर नहीं लग रही? आप कहोगे सर बिल्कुल लग रही है। तो भाई वही तो मैंने लिखा है, 1 सेकेंड, मैंने यही तो लिखा है, F21 को -F12 लिख दिया। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि हमारा जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, क्या ये फॉलो नहीं हो रहा? तो आप बोल सकते हैं कि सर बिल्कुल, तो दिस इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ, विच मीन्स कि हमारा कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वेक्टर फॉर्म है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिसमें आप लोग ये जो हमने अभी पढ़ा जितना भी उसके न्यूमेरिकल करेंगे और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स वो हम देखेंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पे जितना मैंने आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बताया, आप सेम ऐसा ही करना, ठीक है।
देन अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।